बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन का चैप्टर नंबर 20 के सेकंड पार्ट की वीडियो में हम वीनस रिटर्न कर्व्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ट को निकाल के एक आर्टिफिशियल हार्ट, एक आर्टिफिशियल पंप लगा देते हैं और फिर मुख्तलिफ फैक्टर्स को चेंज करते हैं। राइट एट्रियल प्रेशर को चेंज किया और मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज किया और हिसाब लगाया कि इसका सर्कुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वीनस रिटर्न पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। 3 फैक्टर्स को बेसिकली डिस्कस किया हुआ है। अगर हम समझें तो ये आपके पास वेन्स हैं, इन वेन से ब्लड आ रहा होता है और ये आगे राइट एट्रियम है जिसके अंदर ब्लड आ रहा होता है और नीचे ये हार्ट में वेंट्रिकल और ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम, ये इस तरह से हार्ट है। राइट एट्रियम के अंदर यहाँ से ब्लड आ रहा होता है। अब जाहिर सी बात है जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है और वेन्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो ब्लड है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ट्रेवल करता है और ये जो ब्लड, जितना ब्लड 1 मिनट में यहाँ से यहाँ आता है उसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न। अब बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स वीनस रिटर्न को इफेक्ट करेंगे। नंबर 1 तो जो भी प्रेशर राइट एट्रियम के अंदर है वो इफेक्ट करेगा। अगर वो प्रेशर बहुत फॉल कर गया है तो बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो फिर वो ब्लड को आने से रोकेगा। ठीक, नंबर 1 हो गया राइट एट्रियल प्रेशर, राइट एट्रियल प्रेशर। नंबर 2 पे होता है ये वेन्स के अंदर क्या प्रेशर है। अगर तो वेन्स के अंदर बहुत प्रेशर है तो वो बहुत ब्लड को धक्का देंगे कि वो अंदर जाए, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। और अगर वेन्स का प्रेशर कम हो रहा है तो फिर तो कम ब्लड को धक्का देगी। तो आपके पास अच्छा ये जो वेन्स का प्रेशर है इसको हम फिर खैर बाद में सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर और सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर यहाँ पे होगा। और जो तीसरी फैक्टर है वो है कि प्रेशर का डिफरेंस तो हमने देख लिया, लेकिन ब्लड को ट्रेवल करने में रेजिस्टेंस भी तो फेस करनी पड़ रही है ना कुछ कोई फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी वजह से एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। तो कितना फ़र्क है ये तो हमने देख लिया। अब एक रेजिस्टेंस होगी तो तीसरा फैक्टर है कि रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास ब्लड को ट्रेवल करने में। तो रेजिस्टेंस टू वीनस रिटर्न, ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम इन तीनों चीज़ों को रिलेट करके हम एक नॉर्मल देखेंगे कि नॉर्मल वीनस रिटर्न की कर्व होती किस तरह की है। नॉर्मल वीनस रिटर्न की कर्व को डिस्कस करेंगे। बेसिकली नॉर्मल वीनस रिटर्न की कर्व में हम वीनस रिटर्न को लेंगे वाई एक्सेस पे और राइट एट्रियल प्रेशर को ले रहे होंगे एक्स एक्सेस पे। यानी कि हम देख रहे होंगे कि राइट एट्रियल प्रेशर को चेंज करने से किस तरह से ये आपके पास वीनस रिटर्न चेंज हो रहा होता है। तो इसको हम कहेंगे वीनस रिटर्न, यानी वेरिएशन ऑफ वीनस रिटर्न विद द चेंजेस इन द राइट एट्रियल प्रेशर मेक्स द वीनस रिटर्न कर्व। अब बेसिकली होता क्या, समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपके जो राइट एट्रियम है उसके अंदर प्रेशर है 5, मैं बगैर किसी यूनिट के बात कर रहा हूँ, और जो वेन्स हैं उनके अंदर प्रेशर है 10। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस 10 - 5 5 का है, तो ये 10 से 5 ये बहुत तेज़ी से ब्लड यहाँ पे जा रहा है। ठीक, अगर राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ते बढ़ते 5 की बजाय 8 हो गया, प्रेशर डिफरेंस थोड़ा हो गया, अब थोड़ा ब्लड जाएगा। और अगर ये 8 से बढ़ते बढ़ते 10 पे पहुंच गया, अब क्या होगा, जीरो ब्लड जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर उतना ही है, यहाँ भी प्रेशर उतना ही है, वेन्स में प्रेशर उतना ही है, एटीएम में प्रेशर उतना ही है, तो ब्लड तो जाएगा ही कोई नहीं। ठीक, तो ये तो हमने देखा राइट एट्रियल प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, करते करते 0 हो जाएगा वीनस रिटर्न। अब अगर मैं राइट एट्रियल प्रेशर को कम करना शुरू कर दूं, ये 5 से भी 4 कर दूं, तो बहुत रैपिडली ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक जगह पे आकर प्लेटो फॉर्म हो जाता है। प्लेटो से क्या मुराद है, अगर मैं 4 से भी 3 कर दूं ना, तो भाई ये इतना लो प्रेशर है कि ये जो वेन है ये कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगी। लो प्रेशर की वजह से जब ज्यादा ब्लड उनमें से इतना ज्यादा ब्लड निकलेगा तो वो कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगी। फिर आप 3 से चाहे 2 करें या 3 से चाहे 1 करें या 1 2 से जितना मर्जी रखें, तो वेन्स चूंकि कोलैप्स की हुई है तो ये नहीं है कि फिर और वीनस रिटर्न आता चला जाएगा। वेन्स ही कोलैप्स, जितना कम प्रेशर करेंगे उतनी वेन्स कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर वीनस रिटर्न जो है वो एक जगह पे आकर स्टेबल हो जाता है, उससे कम नहीं हो पाता, सॉरी उससे ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि सही बात है जब ये ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है ना। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं, ये देखिएगा, ये राइट एट्रियल प्रेशर है, यहाँ पे आके जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो वेन्स के बराबर हो गया, तो हमने कहा कि जो वीनस रिटर्न है ये 0 हो गया। ठीक, राइट एट्रियल प्रेशर जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं, ये देखिए ये वीनस रिटर्न बढ़ता चला जा रहा है। राइट एट्रियल प्रेशर कम हो रहा है ना, वीनस रिटर्न बढ़ रहा है। लेकिन एक हद तक आके जब उससे कम करते हैं हम राइट एट्रियल प्रेशर को, तो फिर वीनस रिटर्न उतना ही रहता है। फिर वीनस रिटर्न कहता है कि यार बस इससे ज़्यादा मैं नहीं होता, अब मजीद ब्लड आएगा तो वो वेन्स कोलैप्स हो चुकी हुई हैं, अब राइट एट्रियल प्रेशर चाहे आप मजीद कम करो तो वो प्लेटो फॉर्म हो जाता है। तो ये हमने देखा हमारे पास वीनस रिटर्न कर्व आ गई।
ठीक, विनस रिटर्न को हमने राइट एट्रियल प्रेशर के साथ देखा, जबकि हमने कार्डियक आउटपुट में देखा था कि जिस तरह से राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता जा रहा था कार्डियक आउटपुट में इंक्रीज आ रहा था, और फिर यहाँ पे आके हमने कहा था हार्ट की इससे ज्यादा एबिलिटी नहीं, तो ये कार्डियक आउटपुट की कर्व थी हमारे पास। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्लेटू इन विनस रिटर्न कर्व एट नेगेटिव। प्लेटू क्यों फॉर्म हो रहा है मैंने आपको बता दिया, ये चीज हमने डिस्कस की है। फिर आते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर एंड देयर इफेक्ट ऑन द विनस रिटर्न। अब मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होता क्या है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिएगा। बेसिकली होता ये है कि ये आपके पास हार्ट है, ये आपके पास लंग्स है, ठीक है, और ये सारी बाकी बॉडी है। ये एक सर्कुलेशन है हार्ट से बॉडी के बीच में जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन है हार्ट से लंग्स के बीच में जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमने देखना है कि ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसके अंदर प्रेशर कितना है, हम क्या करते हैं, अच्छा सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जैसे तो हार्ट पंप कर रहा होता है, तो पल्स आ रही होती है ना मुख्तलिफ टाइम पे, तो हम एक वक्त में तो नहीं देख सकते, मेजर नहीं कर सकते, मीन नहीं निकाल सकते कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेशर कितना है, तो हम एक लम्हे के लिए इसको ब्लॉक कर देते हैं। भाई जी आप भी ब्लॉक हो जाओ, आप भी ब्लॉक हो जाओ। ठीक है। जब इसको ब्लॉक कर देते हैं तो जो जितना भी ब्लड, मिसाल के तौर पे आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा था, वेन्स में प्रेशर कम था, वो सारा प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, लेवल बराबर हो जाता है। जाहिर बात है जब आना ही बंद हो गया, जाना ही बंद हो गया, तो थोड़ी देर में ही जहाँ ज्यादा प्रेशर होगा, जहाँ कम प्रेशर होगा, कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ ब्लड जाएगा, और सॉरी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ब्लड जाएगा, और कर करा के सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर सारी में प्रेशर एक जितना हो जाएगा, एक मीन एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो जो प्रेशर होगा हम उसको कहते हैं मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। ठीक हो गया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ सिस्टमिक सर्कुलेशन का देखा ना हमने, हो सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में कुछ और प्रेशर हो, हार्ट में कुछ और प्रेशर हो, तो दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के, अब हम ब्लॉक तो किसी को नहीं कर रहे, हमने पूरी सर्कुलेशन में देखना है एवरेज प्रेशर, हम क्या करते हैं हार्ट को थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए स्टॉप कर देते हैं, किसी भी तरह से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा के, फिब्रिलेशन को कॉज करके, किसी भी तरह हार्ट को हम चंद सेकंड के लिए स्टॉप कर देते हैं। जब हार्ट मोहतरम हो गया स्टॉप, तो यहाँ का ब्लड और यहाँ का ब्लड ये सारा आवारा ब्लड हो जाएगा, खुद ही आपस में फिर आके न्यूट्रलाइज, एक जितना प्रेशर हो जाएगा हार्ट में भी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी। जब सारी सर्कुलेशन में एक जितना प्रेशर हो जाएगा, फिर चाहे आप यहाँ से प्रेशर मेजर कर लो, चाहे यहाँ से मेजर कर लो, चाहे यहाँ से, जहाँ से मेजर, पूरी सर्कुलेशन में से जहाँ मर्जी से मेजर करो, क्योंकि सारी सर्कुलेशन में प्रेशर एक जितना हो चुका है, और उसको हम कहते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। अब मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर और मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के थोड़े से डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, सिस्टमिक मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो सिर्फ सिस्टमिक सिस्टम के अंदर ब्लड के न्यूट्रलाइज, सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड के न्यूट्रलाइज होने से होता है, जबकि मीन सर्कुलेटरी के लिए पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड का जो न्यूट्रलाइज से मुराद है कि प्रेशर एक इतना हो जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हमें कोई ब्लड वेसल्स क्लैंप करनी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती हैं, ताकि सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर लें, जबकि सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के लिए हमें हार्ट को कुछ देर के लिए स्टॉप करना पड़ता है। तो और हकीकत में अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो डिफिब्रिलेटर से चंद सेकंड्स के लिए हार्ट को तो स्टॉप किया जा सकता है फिब्रिलेटर से, लेकिन किसी आर्टरीज को ब्लॉक हम यूं नहीं कर सकते, तो बंदा मर जाएगा, ऐसी बात है। तो हकीकत में सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को मेजर करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, और सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर को मेजर करना प्रैक्टिकल है, आसान है, हम असल इंसानों में इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर और मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बेसिकली होते क्या है। अच्छा जी, अब अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो ये देखिए, जितना ज्यादा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होगा, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना ज्यादा ब्लड को वो हार्ट में भेजेगा ना, तो उतना ज्यादा आपके पास वीनस रिटर्न होगा। तो वीनस रिटर्न का क्या रिलेशन है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर के साथ, कि ज्यादा वीनस रिटर्न तो ज्यादा मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर तो ज्यादा वीनस रिटर्न। जो यहाँ पे मैं आपको कह रहा था वेन्स के अंदर प्रेशर है, और वेन्स के अंदर प्रेशर बेसिकली यही होगा ना, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑन मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरी सर्कुलेशन के अंदर जो प्रेशर है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से आपका मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ कर्व्स शो की हुई हैं, इसके अंदर वो वॉल्यूम इंक्रीज करने से दिखा रहे हैं कि मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर किस तरह से इंक्रीज कर रहा है।
पहले नॉर्मल कर्व को देखते हैं। जो रेड वाली कर्व है ये नॉर्मल है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 4000 मिलीलीटर्स के अंदर इतना था आपके पास मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, आपने चंद मिलीलीटर ही बढ़ाया ब्लड, तो जो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ कुछ 4.5 यानी 500 ml ब्लड अगर पंप कर दूँ, तो ये जो मीन सिस्टमिक फिलिंग मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और इसी तरह 5000 पे जाके इतना इंक्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज आती है। ये बहुत ज़्यादा स्टीप किस्म की स्लोप है जो कि शो कर रही है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आती है आपके। बेसिकली नॉर्मल ये है इतना ब्लड, और ये नॉर्मल है आपके पास मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। उससे अगर हम कम कर दे वॉल्यूम तो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, उससे अगर बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो आपको रेड वैली कर्व में नॉर्मल उन्होंने शो किया हुआ है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो वो आपको सिंपथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या असर आ रहे होते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर पे। इसी ग्राफ से वो आपको ये भी शो करना चाहते हैं कि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन या सिंपथेटिक इनहिबिशन से क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक चीज हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अब नोटिस कीजिए सिंपथेटिक स्टिमुलेशन क्या करती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा सिस्टमिक स्टिमुलेशन जो है ये आपके जो हार्ट है उसके फंक्शनिंग को तेज करवाती है, तो हार्ट तेज काम करता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट के बढ़ने से भी क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर या जो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है, सॉरी सिस्टमिक स्टिमुलेशन जो है, सिस्टमिक कह रहा हूँ, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है, सिंपथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन आपके मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर को इंक्रीज करेगी, और सिंपथेटिक सिस्टम की इनहिबिशन आपके मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर को कम करेगी। ये अब अगर हम ग्राफ्स देखें तो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। मैं अब अगर नॉर्मल कंडीशन आपको दिखाऊं, ये ऑलमोस्ट 5000 की, तो 5000 पे नॉर्मली आपके पास जहाँ पे ब्लैक डॉट लगा हुआ है इतना होता है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। लेकिन अगर हम ग्रीन लाइन पे देखें तो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इतना ज़्यादा आपके पास मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर आ रहा होता है। और अगर आप ब्लू लाइन देखें इसके नीचे ले आए तो ये देखिए नॉर्मल से कम है आपके पास जब आपने सिंपथेटिक सिस्टम को इनहिबिट किया पे। किसी भी लेवल पे आप देख लें तो ग्रीन कर्व पे ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी और ब्लू कर्व पे कम वैल्यू आ रही होगी। तो इसका मतलब ये कि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और इसी तरह सिंपथेटिक। तो इसी के अंदर हमने दो चीज़ें देख ली। नंबर एक, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने से, जो हमने यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ाया, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने से मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ता है, और दूसरा सिंपथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ता है। ये दो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हमने। फिर आता है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर एंड इट्स रिलेशन टू द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, यानी कि सिस्टमिक और सर्कुलेटरी में क्या डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस मैं आपको वो टेबल में शो कर चुका हूँ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंसेस। और उसके बाद अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, ये वाला जो टेबल मैंने शो किया था इस टेबल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि असल में मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर में कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता, क्योंकि परमानेंट सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम कहते हैं कोई बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। तो इस वजह से दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नियरली इक्वल टू मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर और सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट एक इतने इक्वल होते हैं दोनों को। अच्छा, फिर आगे इफेक्ट ऑन द विनस रिटर्न ऑफ द चेंजेस इन द मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि विनस रिटर्न पे असर किस चीज़ का हो रहा होगा, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड आ रहा है ना हार्ट के अंदर, तो हम सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम की फिलिंग प्रेशर को देख रहे होंगे। तो असर किस चीज़ का हम डिस्कस करेंगे, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर का। अब फिगर 21 में उन्होंने यानी कि इस फिगर में आपको ये डिस्कस करके बताया हुआ है कि हमने जब इंक्रीज या डिक्रीज किया आपके पास मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को तो फर्क क्या पड़ा। देखिए, मैंने ये बताया था कि जब राइट एट्रियल प्रेशर मीन सिस्टमिक सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो आपके पास विनस रिटर्न 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेड वाली कर्व जो ये नॉर्मल है इसमें यहाँ पे 0 हो गई। लेकिन अगर आपने सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को बहुत ज़्यादा कर दिया है तो फिर राइट एट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये 0 होगी, जो कि उन्होंने ये ग्रीन वाली कर्व में शो किया हुआ है। तो सारी वैल्यूज ये आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादा, विनस रिटर्न ज़्यादा है, विनस रिटर्न रेज कर गई है। किस वजह से रेज कर गई है, वेन्स का प्रेशर बढ़ गया है, वो ज़्यादा ब्लड भेज रही हैं। अगर राइट एट्रियल प्रेशर नॉर्मल है तो नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर पे भी ज़्यादा ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियल प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा ब्लड आ रहा है, क्योंकि वेन्स का प्रेशर ज़्यादा हुआ है।
वेन्स का प्रेशर ज़्यादा हुआ है इसलिए वो ज़्यादा ब्लड भेज रही हैं। इसी तरह से अगर हमने वेन्स में यानी कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को कम कर दिया है तो हम देखते हैं कि वीनस रिटर्न कम हो गया है, ठीक, और ये कर्व जो है ये नीचे आ गई, वीनस रिटर्न की कर्व नीचे आ गई है। तो सिंपल सी बात है वो ये कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ाने से वीनस रिटर्न बढ़ता है, मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कम करने से वीनस रिटर्न कम होता है। तो बहुत सिंपल चीज हो गई। फिर आता है व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ वीनस रिटर्न इज जीरो। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? ये जो मैंने आपको बताया था कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर के अंदर और हार्ट के राइट एट्रियम के प्रेशर के अंदर एक डिफरेंस होता है। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जब ये राइट एट्रियम के अंदर और वेन्स के अंदर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम ग्रेडियंट कहते हैं। जब ये डिफरेंस जीरो हो गया था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, तो मैंने कहा था कोई वीनस रिटर्न नहीं होगा, वीनस रिटर्न जीरो हो जाएगा। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा। तो हम कहते हैं द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द पीएसएफ, यानी कि पीएसएफ कहते हैं राइट सिस्टमिक मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, PSF and the right atrial pressure, the greater becomes the venous return. Therefore, the pressure difference between the two pressures is called the pressure gradient for venous return. तो ये तो चीज बहुत सिंपल हो गई। फिर अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस टू द venous return। मैंने पहले बताया था रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो venous return कम हो सकेगा। When the resistance in the veins increases, blood begins to dammed up. जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना तो ऑल प्रेशर डिफरेंस तो है, लेकिन रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि ब्लड बेचारा जा नहीं पा रहा होता, कम ब्लड जाता है आपके पास, हार्ट में वीनस रिटर्न कम हो जाता है, ब्लड वेन्स के अंदर ही डैम होना शुरू हो जाता है, यानी कि उधर ही स्टोर होना शुरू हो जाता है, वेन्स ही थोड़ी खुली हो जाती हैं और ब्लड ज्यादा वेन्स के अंदर रहना शुरू हो जाता है। तो ये मसले आते हैं हमारे पास अगर रेजिस्टेंस आपके पास आ रही है। अच्छा, एक कॉमन सी बात है, जब रेजिस्टेंस आएगी तो आर्टरी में ब्लड रहना चाहेगा, वेन्स में भी रहना चाहेगा, लेकिन असल में बात ये है जब वो वेन्स में रहता है तो वेन्स बड़े आराम से डिस्टेंसेबल होती हैं, खुली हो जाती हैं, पतली वॉल्स है वेन्स की, वो खुली हो जाती हैं, ब्लड को वहाँ पे स्टोर कर लेती हैं। आर्टरीज में भी कुछ रहना चाह रहा होता है, लेकिन आर्टरीज की जो डिस्टेंसिबिलिटी है यानी कि खुलने की जो शक्कत है वो 30 टाइम्स कम है वेन से। तो आर्टरीज बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इसके अंदर। हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस टू द वेनस रिटर्न में 1/3 जो है वो आर्टरीज कंट्रीब्यूट कर रही होते हैं और 2/3 आपके पास बेसिकली वेन्स ही कंट्रीब्यूट कर रही होती है, क्योंकि असल में जब वेनस रिटर्न कम होगा तो वो वेन्स में स्टोर होगा। तो अगर वेन्स ये काम ना करें, वेन्स इसको स्टोर ना करें तो मजबूरन इस ब्लड को भी भेजना पड़ेगा, वेनस रिटर्न आपके पास बढ़ जाएगा। तो वेन्स इस वेनस रिटर्न को रेजिस्टेंस की वजह से जो कम करती हैं, या जो रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड हार्ट में जाने से रह जाता है, वो बेसिकली वेन्स की वजह से है। अब फिर एक फॉर्मूला है उन्होंने जो आपको बताया है, वो फॉर्मूला क्या है? वीनस रिटर्न इज इक्वल टू द प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ये जो उन्होंने डिफरेंस बताया वो ये वाला डिफरेंस है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, राइट एट्रियल प्रेशर और ये, तो इसका प्रेशर डिफरेंस तो वो हम करेंगे 10 - 5, या ये 8 हो गया है तो 10 - 8, ठीक है। ये 10 क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, और ये राइट एट्रियल प्रेशर। तो उन्होंने सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर में राइट एट्रियल प्रेशर को माइनस किया, उन्होंने कहा इतना प्रेशर डिफरेंस है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वेनस रिटर्न इतने का इतना ही हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेनस रिटर्न कम होता जाएगा, तो रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर दिया उन्होंने इसको। फिर आता है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू वेनस रिटर्न ऑन द वेनस रिटर्न कर्व। जारी बात है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेनस रिटर्न कम होगा, व्हेन द राइट एट्रियल प्रेशर राइजेस टू इक्वल द पीएसएफ वेनस रिटर्न। अच्छा, हम आगे इसको ग्राफ से डिस्कस करेंगे, बेसिकली तो पता चलेगा। ये देखिए, रेजिस्टेंस को जब इंक्रीज कर देंगे किसी भी जगह पे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से वेनस रिटर्न कम हो गई, ये वाली ग्रीन वाली कर्व बन रही है, और रेजिस्टेंस को कम करने से वेनस रिटर्न ज्यादा हो गई, ये ब्लू वाली कर्व बन रही है। लेकिन एक बात जरूर है, ये सारे एक ही जगह पे जीरो हो रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि जब राइट एट्रियल प्रेशर मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस चाहे हो चाहे ना हो, ब्लड ने तो जाना ही कोई नहीं भाई, दोनों तरफ प्रेशर ही बराबर हो गया है। जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो गया है तो रेजिस्टेंस चाहे डबल हो, रेजिस्टेंस चाहे हाफ हो, या रेजिस्टेंस हो ही ना, जो मर्जी हो, रेजिस्टेंस का तो वेनस रिटर्न में फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ने जाना ही नहीं है, मूव ही नहीं करना, मूव करेगा तो रेजिस्टेंस अपना काम करेगी ना। तो ये सारे जीरो एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो ये चीज खास तौर पे नोट करने की है कि जब रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो सारी वेनस रिटर्न कर्व्स जो हैं वो जीरो एक ही पॉइंट पे हो रही होती हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेनस रिटर्न कर्व्स। उन्होंने आपको मुख्तलिफ चीजें दिखाई हैं, एक कुछ के अंदर अगर एक जगह पे 0 पॉइंट है, इसका मतलब है इनके अंदर रेजिस्टेंसेस फर्क थी, ये ब्लू और ग्रीन वाली के अंदर, जिनमें ये 0 पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इनके अंदर हो जाता है कि मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर फर्क है, क्योंकि हाँ बिल्कुल मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर फर्क है हमारे पास। तो इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को वेरी करके आपके पास कई कर्व शो कर दिए, जो हम पहले इस ग्राफ में डिस्कस कर चुके थे, इसी तरह से हम इस ग्राफ में डिस्कस कर चुके थे। तो उनको ये वाला ग्राफ,
तो इनके अंदर आप देखिए 0 पॉइंट्स फर्क आ रहे हैं। क्यों फर्क आ रहे हैं? क्योंकि मीन सिस्टमिक फ्री प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। और इनमें हम देख रहे हैं 0.6 में, तो उन्होंने कर्व को इनको सबको मिक्स करके एक बनाया कि अच्छा ये सारी चीजें एट टाइम काम कर रही होती हैं। ऑल राइट, उसके बाद आता है आपके पास एनालिसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड राइट एट्रियल प्रेशर यूजिंग साइमल्टेनियस कार्डियक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न कर्व्स। एक ही टाइम पे हम दोनों को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक बात जरा ध्यान में रखें, आमतौर पे जो वेनस रिटर्न है वो और कार्डियक आउटपुट मोर और लेस सेम होते हैं, क्योंकि जितना ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है उतना ही पंप कर रहा है ना हार्ट, तो वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट सेम होते हैं। लेकिन इनकी कर्व्स के तो हमने बड़े एबनॉर्मल ट्रेंड पढ़े हैं। किस तरह से? राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ाने से कार्डियक आउटपुट तो बढ़ता था, और राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ाने से वेनस रिटर्न तो कम होता है। हम दोनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉ, अब हमने राइट एट्रियल प्रेशर के साथ साइमल्टेनियसली दोनों को ड्रॉ कर दिया। कौन कौन सी कर्व्स को? ये आपके पास याद होगा कार्डियक आउटपुट की इस तरह की कर्व्स थी हमारे पास, और अब आपके पास वेनस रिटर्न की इस तरह की कर्व्स आ रही हैं। तो हमने वेनस रिटर्न की कर्व्स को और राइट एट्रियल प्रेशर की कर्व्स को साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर दिया। हमने कहा कि जहां पे ये दोनों ग्राफ्स मिल रहे हैं ये वो पॉइंट है जहां पे वेनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट के ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब है हार्ट इस पॉइंट पे काम कर रहा होता है। हार्ट आमतौर पे इस पॉइंट पे काम कर रहा होता है, क्योंकि अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, राइट एट्रियल प्रेशर को मैं थोड़ा ज्यादा कर दूं तो क्या होगा? वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हार्ट में ब्लड आ कम रहा है, निकल ज्यादा रहा है। तो ये तो टेम्पररीली भी एक दो बीट्स के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए इस तरह तो नहीं होता ना कि आए कम और निकले ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? द वेनस रिटर्न फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन मस्ट इक्वल द कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट एंड द राइट एट्रियल प्रेशर इज द सेम फॉर बोथ द हार्ट एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सारी सी बात है, हर टाइम पे सिस्टम राइट एट्रियल प्रेशर तो सेम ही रहता है ना बॉडी के अंदर। ये तो नहीं है ना कि कार्डियक आउटपुट के लिए राइट एट्रियल प्रेशर कुछ और कर लेते हैं जी। और मिसाल के तौर पे अगर मैंने वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट को सेम करना है तो मैं कहूँ जी वेनस रिटर्न के लिए जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो +4 है, ठीक है, यानी कि मैंने इतना कर लिया वेनस रिटर्न। कार्डियक आउटपुट का जो राइट एट्रियल प्रेशर है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे है, तो जो उसकी ये वैल्यू कर ली -1 है मिसाल के तौर पे। तो ऐसे तो नहीं होता, राइट एट्रियल प्रेशर हर टाइम पे सेम है दोनों के लिए, दोनों कर्व्स के लिए राइट एट्रियल प्रेशर सेम है, एक ही राइट एट्रियल है ना आपके पास। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम मिलाते हैं तो दोनों के लिए एक ही राइट एट्रियल प्रेशर आ रहा है, तो आमतौर पे इस कंडीशन पे हार्ट काम कर रहा होता है। तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने कौन से लिखे हुए हैं कि हर इनके मुताबिक आप कार्डियक आउटपुट कर्व बनाए, नंबर 1, नंबर 2 वेनस रिटर्न कर्व बनाए, और नंबर 3 जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको हम जगह को चेक कर लेंगे। उस जगह को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसको क्या नाम दे रहे हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, फिर आता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑन द कार्डियक आउटपुट। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो मीन सिस्टमिक फ्री प्रेशर बढ़ेगा, मीन सिस्टमिक फ्री प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो सारी सी बात है कि ब्लड के वॉल्यूम बढ़ने से वेनस रिटर्न डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा। अच्छा, लेकिन अब आप सोचेंगे कि इंसान के अंदर ब्लड को इंजेक्ट किया तो जाता है, इन्फ्यूज किया तो जाता है, तो क्या उस इंसान के अंदर कार्डियक आउटपुट हमेशा के लिए ज्यादा ही रहेगा? नहीं, फॉरन इंस्टेंटेनियस जो इफेक्ट आएगा वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन फिर क्या होगा? जब ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने से मीन सिस्टमिक फ्री प्रेशर इंक्रीज कर गया, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर गया, फिर थोड़ी देर बाद आपके पास जो वेन्स हैं वो डिस्टेंड कर देंगी। वो देखेंगे कि यार ब्लड ज्यादा है, तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म के मुताबिक उनके ऊपर चूंकि स्ट्रेस आ रहा होगा वो थोड़ी सी रिलैक्स होंगी, वो डायलेट, तो ज्यादा जगह मिल जाएगी ब्लड को। नंबर 1 ये होगा। नंबर 2, जब ज्यादा प्रेशर अंदर आ गया है तो कैपिलरी से कुछ ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल के चला जाएगा, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया जाएगा कैपिलरी से ज्यादा फ्लूइड को बाहर निकाल के। और नंबर 3 क्या किया जाएगा? जो वेनस रिटर्न है उसके लिए रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाएगा कि भाई कम ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर जा सके। और इस तरह से जब कम ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल हो जाएगी। तो कुछ देर में वो कह रहे हैं कि 10 to 40 मिनट्स के बाद कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी होती है। किन वजूहात से? 3 वजूहात है। नंबर 1, कैपिलरी ज्यादा फ्लूइड को बाहर निकालना शुरू कर देती है ताकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो। नंबर 2, जो वेन्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से रिलैक्स कर जाती हैं और ज्यादा स्पेस बन जाती है। और नंबर 3, रेजिस्टेंस टू द वेनस रिटर्न इंक्रीज कर दी जाती है ताकि वेनस रिटर्न कम हो और नतीजे के तौर पे कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाए। फिर आता है इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द कार्डियक आउटपुट। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अनडाउटेडली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, लेकिन ये किस तरह से बढ़ाती है? 2 काम है असल में। एक तो ये कार्डियो एक्सेलरेटर है, यानी हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को तेज कर देगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को तेज पंप करवाएगी, पहला काम तो ये करेगी। दूसरा काम सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा? जब आपके पास ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर देंगी तो वो ज्यादा ब्लड जो है आपके पास हार्ट में आ जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ब्लड वेसल्स ने स्क्वीज हो गए ब्लड वेसल तो ज्यादा ब्लड को भेज देंगे हार्ट में। जब ज्यादा ब्लड हार्ट में आएगा तो क्या होगा? इसका मतलब वेनस रिटर्न बढ़ गया।
वीनस रिटर्न बढ़ गया का क्या मतलब है कि कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। तो ये दो तरीके हैं, एक तो वेसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा कार्डियक एक्सेलरेटर। इन दोनों तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके कई गुना बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं आपकी कार्डियक आउटपुट को। तो ये हमने देखा कि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ने किस तरह से इंक्रीज किया। फिर आता है इफेक्ट ऑफ सिम्पैथेटिक इनहिबिशन। जाहिर सी बात है बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है। अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपने इनहिबिट कर दिया किसी एनेस्थीसिया के थ्रू, जिसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है हेक्सामेथोनियम, किसी भी एनेस्थीसिया के थ्रू अगर सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आपने इनहिबिट कर दिया है तो ये हार्ट की फंक्शनिंग को भी स्लो कर देगी और वेन्स भी थोड़ी सी डायलेट कर देंगी। वेन्स डायलेट करेंगी तो वेनस रिटर्न भी कम हो जाएगा और हार्ट पे सही से काम नहीं करा तो आपके पास डेफिनेट सी बात है कि आपके पास जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने शो, अच्छा आप देख रहे हैं कि वीनस रिटर्न पे भी फर्क पड़ रहा है और कार्डियक आउटपुट पे भी, दोनों कंडीशन में, चाहे वो स्टिमुलेशन हो या इनहिबिशन हो। तो यहाँ पे उन्होंने शो किया एक नॉर्मल रेड कर्व, ये उन्होंने शो कर दी कार्डियक आउटपुट की और ये उन्होंने शो कर दी वीनस रिटर्न की। अब उन्होंने कहा अगर तो आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आपने इनहिबिट किया हुआ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो ये ब्लैक वाली शो की है। वीनस रिटर्न भी देखें, सॉरी वीनस रिटर्न भी देखें रेड वाली से कम हो गई, नॉर्मल से कम हो गई, और कार्डियक आउटपुट देखो नॉर्मल से कम हो गया। तो उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी आप देखें पॉइंट ए से नीचे आ रहा है, ये उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका मतलब कार्डियक आउटपुट हकीकत में कम हो गई है। लेकिन अगर आप ये देखें मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ द, अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन हुई है तो कार्डियक आउटपुट की कर्व देखें जनाब, ये रेड वाली नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट कितना ज्यादा हो गया क्योंकि हार्ट को इसने कहा तेज काम करो। और वीनस रिटर्न की कर्व भी ऊपर, ये रेड वाली की निस्बत वीनस रिटर्न की कर्व भी ऊपर चली गई। ये क्यों ऊपर गई है? वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया भाई, ज्यादा ब्लड वापस आ रहा है तो वीनस रिटर्न की कर्व भी ऊपर गई, कार्डियक आउटपुट की कर्व भी ऊपर गई। तो जो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो कोई यहाँ पे करके बन रहा है। पहले नॉर्मल का यहाँ पे था, इसका यहाँ पे है। तो ये देखिए कार्डियक आउटपुट इस साइड पे है ना, तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इतना था, अब कार्डियक आउटपुट इतना इंक्रीज कर गया सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। तो ये आपने ग्राफिकली भी देख लिया सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से या इनहिबिशन से कार्डियक आउटपुट और वीनस रिटर्न की कर्व में क्या तब्दीली आती है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर या नीचे जाता है। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर जाएगा, सिम्पैथेटिक इनहिबिशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे आएगा। फिर इफेक्ट ऑफ ओपनिंग अ लार्ज एट्रियोवेनस फिस्टुला। अच्छा अगर आपने एरी फिस्टुला खोल दिया, क्या किया है आपने, एक एट्रिया को सीधा डाल दिया एक वेन के अंदर, सॉरी एट्रिया कह रहा हूं, आर्टरी, एक लार्ज आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बना दिया है, क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो गई। जाहिर सी बात है जब इस तरह से होगा तो ब्लड बड़ा तेजी से वेन से, आर्टरी से सीधा वेन में जाएगा और वीनस रिटर्न ज्यादा हो सकता है ना। तो पहले फौरी तौर पे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर एक, अ सडन प्रेसिपिटेस रोटेशन ऑफ द वीनस रिटर्न, यानी कि वीनस रिटर्न जो है वो अचानक बढ़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, हार्ट की जो एक्टिविटी है, कार्डियक आउटपुट का है, वो भी स्लाइटली ऊपर जाएगी। तो 1 मिनट बाद जो हम देखेंगे कि वीनस रिटर्न कर्व काफी ज्यादा बढ़ी है और हार्ट की एक्टिविटी भी स्लाइटली इंक्रीज कर गई है। 1 मिनट बाद तो ये होगा, उसके बाद थोड़ा सा नहीं, फौरी तौर पे तो ये होगा इंस्टेंटेनियसली। अब 1 मिनट बाद फिर क्या चीजें जाएंगी, साथ साथ हम अगर ग्राफ को भी डिस्कस करते जाएं तो ये 20.17 ग्राफ है, ये जो रेड वाली है वो नॉर्मल शो की हुई है, ये ठीक। इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ ये देखिए, ये जो ब्लैक शो की है, कार्डियक आउटपुट कर्व थोड़ी सी ऊपर गई है नॉर्मल से, लेकिन जो वीनस रिटर्न कर्व थी वो पहले ये थी, ठीक, अब ये वाली है ब्लैक वाली। इस तरह की क्यों शो कर रहे हैं? इसका प्लेटू जो है वो थोड़ा ऊपर जाके शायद यहाँ पे जाकर इसका प्लेटू आएगा और इसका भी प्लेटू इंक्रीज करेगा, इसका भी प्लेटू इतना इंक्रीज करके ग्राफ के अंदर अभी हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है। जो ये वाली स्ट्रेट लाइन थी ना, वो स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पे हमें ग्राफ के अंदर मिल रही है। अच्छा जी, सी में हम देखते हैं कि 1 मिनट के बाद क्या हुआ है, जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया। ऐसा क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, सोचें जब एट्रियोवेनस फिस्टुला हो गया है तो एकदम एट्रियल प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा एट्रियल प्रेशर जो है वो कम होगा। भाई अब सारा कैपिलरीज के थ्रू नहीं गुजरे तो प्रेशर तो थोड़ा सा कम होगा ना। प्रेशर के कम होने की वजह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो पूरी बॉडी में वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा ताकि एट्रियल प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके। जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो नंबर 1 वीनस रिटर्न बढ़ गया, और नंबर 2 जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को भी तेज काम करवाएगा, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएगा। ये पर्पल वाला देखिए, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गई, वीनस रिटर्न मजीद बढ़ गई। तो हमने देखा पॉइंट सी बना, यानी कि कार्डियक आउटपुट इतनी और इंक्रीज हो गई। ये तो था एट्रियल वेनस फिस्टुला के 1 मिनट बाद। लेकिन अगर आप पूछें कि सेवरल वीक्स बाद क्या होता है, तो ब्लड वॉल्यूम ही इंक्रीज हो चुका होता है। क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम ही इंक्रीज हो चुका होता है। उसकी क्या वजह है कि बेसिकली आपके किडनीज कम एक्सक्रीशन करती हैं, थोड़ा सा किडनीज के ऊपर ये इफेक्ट आता है। उसकी क्या वजह है? मैंने आपको बताया था एट्रियल प्रेशर स्लाइटली कम हो गया। जब एट्रियल प्रेशर स्लाइटली कम होगा तो डेफिनेटली बात है किडनीज कम एक्सक्रीशन कर सकेंगी।
एक्सक्रीशन जब एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो ग्लोमेरुलर से ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाती है और एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, लेकिन जब एट्रियल प्रेशर ज़्यादा कम हो जाए, एट्रियल प्रेशर कम हो तो नंबर एक तो फिल्ट्रेशन भी कम होती है, ऊपर से जो हुई होती है उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन काफ़ी सारी हो जाती है। तो एट्रियल प्रेशर के कम होने की वजह से किडनीज कम एक्सक्रीशन करती हैं, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज करने से डेफिनेट सी बात है वीनस रिटर्न मजीद बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट मजीद बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप सेवरल वीक्स आफ्टर एवी फिस्टुला बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है आपके पास कार्डियक आउटपुट। फिर आता है अदर एनालिसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट रेगुलेशन, ये उन्होंने आपको बताया कि चैप्टर 21 और चैप्टर 22 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर मेथड्स फॉर मेजरिंग द कार्डियक आउटपुट, पहला मेथड तो ये है कि भाईजान मैं कहता हूँ सिंपली आप एओर्टा के अंदर ना कोई ऐसा सेंसर डाल दें जो फ्लो मीटर हो, जो चेक करे कि कितना ब्लड फ्लो कर रहा है और बता देगा कि जी 1 मिनट में हार्ट इतना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक। लेकिन ये सर्जिकल मेथड इंसानों में तो नहीं यूज़ करते ना, आमतौर पे एनिमल्स में यूज़ करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड यानी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिग्नल्स जाएं और वो जाकर बता दें कि ये इतना ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये भी एक मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। खैर ये भी आमतौर पर यहाँ पर डॉग की एग्जाम्पल दी हुई है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इंसानों के अंदर क्या तरीका यूज़ किया जाता है, हमारे पास ऑक्सीजन फिक मेथड है और इंडिकेटेड डायलेशन मेथड है। उसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी, जो भी मैंने आपको बताया अल्ट्रासाउंड वेव्स वगैरह का यूज़ करना, तो उसको एकोकार्डियोग्राफी हम कहेंगे। एकोकार्डियोग्राफी में बेसिकली हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। हमें इससे एकोकार्डियोग्राफी से पता ये चलता है कि एक बीट में हार्ट इतना ब्लड पंप कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए एक बीट में कितना पंप कर रहा है, हम कहते हैं यार एक बीट में 20 ml पंप कर रहा है, ठीक है। और 1 मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा पंप कर रहा है, 100 दफ़ा, ठीक है। हार्ट 1 मिनट में 100 दफ़ा पंप कर रहा है और हर पंप में 20 ml जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 2000 ml ब्लड पंप किया जा रहा है। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कर लिए 2000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये चीज़ तो सिंपल हो गई। अब आता है ऑक्सीजन फिक प्रिंसिपल। ऑक्सीजन फिक प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होता बेसिकली क्या है, ये देखें, ये हमारे पास हार्ट है और ये लंग्स है, ठीक है। ब्लड ने यहाँ से भी गुजरना है और जाहिर सी बात है कि लंग से भी होकर गुजरना है। हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर पे तो मेजर करते हैं कि जो लंग्स हैं वो कितनी ऑक्सीजन यूज़ कर रही हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन यूज़ कर रही हैं लंग्स। मिसाल के तौर पे मुझे पता चल गया कि लंग्स ने 1 मिनट पे 200 ml ऑक्सीजन यूज़ कर ली। पहली बात तो ये पता चल गई लंग्स ने 1 मिनट में इतनी ml ऑक्सीजन यूज़ की है, डन। दूसरी बात हम ये मेजर करते हैं कि अच्छा फिर एक बात और बताओ कि जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, यानी वेन्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है और आर्टरीज में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है। वेन से भी थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, आर्टरी से भी थोड़ा सा ब्लड लेते हैं। मिसाल के तौर पे पता ये चला वेन्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 160, आर्टरीज में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 200 पर लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 लीटर ब्लड में 40 ml ऑक्सीजन का फर्क है। कितना फर्क है, 40 ml ऑक्सीजन का फर्क है। 1 लीटर ब्लड वेन से जब आर्टरीज में गया तो वो 40 ml ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। हम देख रहे हैं 1 मिनट में 200 ml ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और 1 लीटर तो पता चला है कि वो तो 40 ml सिर्फ यूज करता है। देख रहे हैं 1 लीटर जब वेन से आर्टरी में गया तो 40 ml बढ़ा ना, यानी कि 1 लीटर लंग्स के थ्रू गया और 40 ml ऑक्सीजन बढ़ा ली उसने अपनी। तो अगर 1 मिनट में 200 ml ऑक्सीजन यूज हो रही है और 1 लीटर 40 ml यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है 200 डिवाइड बाय 45, 5 लीटर ब्लड गुजर रहा है हर मिनट में, इसीलिए 200 ml यूज हो रही है। क्योंकि 1 लीटर तो 40 ml यूज करता है, 5 लीटर गुजर रहा है तो 200 ml ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक हो गया। ये इसकी मिसाल इसी तरह से है कि अगर एक रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर से कुछ गाड़ियों ने गुजरना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। कुछ गाड़ियों ने गुजरना है, अब हम ये देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे गाड़ी का वजन कर सकते हैं और यहाँ पे गाड़ी का वजन कर सकते हैं, बस। ये तो बॉडी के अंदर का हिस्सा है ना, ये एक ऐसी जगह है जो हम मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी गाड़ी का वजन कर सकते हैं, यहाँ पे भी गाड़ी का वजन कर सकते हैं। यहाँ से जनाब बारिश हो रही है, ठीक है, मैं शो करता हूँ कि यहाँ से बारिश हो रही है। अब होगा क्या, हम देखना ये चाहते हैं कि कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, देखना क्या चाहते हैं कितनी गाड़ियां गुजरी हैं। एक बात हमें पता है कि बारिश का पानी जो है ना वो सिर्फ गाड़ी में ही जाना है, ठीक, एज्यूम कर रहे हैं या समझ लें यहाँ पे कोई पानी का पाइप लगा हुआ है जो कि गाड़ी के अंदर पानी डालता है, ठीक। अब
मैंने चेक किया कि जनाब टोटल 10 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है, टोटल 10 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है 1 घंटे में, ठीक है। या 1 मिनट में, चलो डिस्कस करते हैं। 1 मिनट में टोटल 10 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। और एक गाड़ी का जब मैंने यहाँ वजन किया उसमें, और जब यहाँ वजन किया उसमें, मैंने हिसाब लगाया कि यहाँ पे गाड़ी के अंदर 2 लीटर पानी था, यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिसाल के तौर पे 7 लीटर पानी है। यहाँ पे गाड़ी में कितना पानी है? 2 लीटर। यहाँ पे गाड़ी में कितना पानी है? 7 लीटर। इसका मतलब है एक गाड़ी जो है ना वो 5 लीटर पानी ले लेती है। यहाँ से गुजरते गुजरते गाड़ी ने 5 लीटर पानी लिया है, ठीक। 10 लीटर पानी लग रहा है, एक गाड़ी 5 लीटर पानी ले रही है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में 2 गाड़ियां गुजरी थी जो 10 लीटर पानी लगा है, 2 गाड़ियां गुजरी थी, ठीक है। वेरी सिमिलरली हम देखते हैं 1 लीटर ब्लड में इतनी ऑक्सीजन आ रही है, टोटल ऑक्सीजन इतनी इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है इतने लीटर ब्लड गुजरा है जो इतनी ऑक्सीजन यूज हुई है। तो ये तो ऑक्सीजन फिक मेथड। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर मिनट इन द लंग्स ओवर एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। उसके बाद आता है इंडिकेटेड डाइल्यूशन मेथड। इंडिकेटेड डाइल्यूशन मेथड बड़ा सिंपल है। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है, हम पंप करते हैं किसी भी डाई को वेन्स के अंदर। जब वेन्स के अंदर पंप करते हैं तो वहां से वो डाया जाता है, जाहिर सी बात है, हार्ट के अंदर। हार्ट से वो डाया जाता है एट्रियाज के अंदर, सॉरी पहले लंग्स के अंदर जाता है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ये आर्टरीज के अंदर चला जाता है, तो मेरी सर्कुलेशन में ट्रेवल करता है ना। हम क्या करते हैं, हम आर्टरीज के किसी एक पॉइंट पे नोट करना शुरू कर देते हैं। होता बेसिकली क्या है, पहले तो जनाब ये यहाँ पे हमने 5 mg डाई जो है वो इंजेक्ट कर दिया, लेकिन 3-4 सेकंड तक तो कोई आर्टरी में हमें डाई नहीं नजर आया। फिर आर्टरी तक डाई आना शुरू हुआ, पहुंचना शुरू हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुई, बेशक ज़्यादा डाई आ रहा है ना, अब करते करते एक पीक तक पहुंच गया, ठीक। लेकिन अब ये फुल मैक्सिमम पहुंच गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाई कम होना शुरू हुआ। डाई कम होने के बाद फिर वो एक कांस्टेंट लेवल पे आ गया, दोबारा इंक्रीज किया कम होते होते। वो क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि कुछ डाई जो है वो पूरी सर्कुलेशन से होकर दोबारा यहाँ तक पहुंच गया है। ये किस तरह से इसकी एग्जांपल है, ये देखिएगा मेरी बात सुने। ये हमारे पास हार्ट है मिसाल के तौर पे, और ये मेरे पास आर्टरीज हैं, ठीक है। यहाँ तक आर्टरी है और इससे आगे फिर वेन है। मिसाल दी मैंने आपको, मैंने यहाँ पे चेक करना था, यहाँ पे डाई डाल दिया, यहाँ पे डाई डाला। पहले तो भाईजान कुछ देर तक डाई आ ही नहीं रहा, अभी तक ग्राफ ये जैसे डाई पहुंचा ग्राफ ने कहा जी डाई आना शुरू हो गया है। ज्यादा डाई पहुंचा, लो जी डाई फुल बढ़ गया है, ठीक है। अब डाई आगे जाना शुरू हो गया है, कुछ यहाँ पे कम हो गई है कंसंट्रेशन, लो जी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ से आते आते कुछ डाई दूसरा चक्कर लगा के पहुंच गया है, ठीक है। ये कम होते होते जब दूसरा चक्कर लगेगा, ओ ये तो फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। अब इसने कांस्टेंट तकरीबन इसी लेवल पे रहना है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब तो कई चक्कर लगते चले जा रहे हैं और डाई इवनली सारी जगह स्प्रेड हो गया है। तो हमने तो दूसरा चक्कर नहीं देखना, हमने देखना है अच्छा एक सर्कुलेशन कितने टाइम में हुई है, यानी कि जो डाई पहुंचा था वो वापस पहुंचने में एक सर्कुलेशन को टाइम निकालने के लिए हम इस ग्राफ को आगे निकालते हैं, ठीक। और ये जो टोटल टाइम लगा है ना, ये हम कहते हैं ये एक सर्कुलेशन का टाइम है। तो ये देखिएगा यहाँ पे उन्होंने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया, और एक्स्ट्रापोलेट करके हमने निकाला कि ये देखो तकरीबन 3 सेकंड पे आना शुरू हुआ था और 15 सेकंड तक आया। 3 से 15 सेकंड में 12 सेकंड का फर्क है। इसका मतलब है 12 सेकंड लगे हैं इसको, इसका मतलब है 12 सेकंड लगे हैं एक सर्कुलेशन कंप्लीट होने में, ठीक हो गया। पहली चीज तो हमने ये मेजर कर ली। फिर हम क्या मेजर करते हैं, हम देखते हैं ये जो आर्टरीज में जो ब्लड है इसके अंदर डाई की कंसंट्रेशन कितनी है, इसके अंदर डाई की कंसंट्रेशन कितनी है। जाहिर बात है कभी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, फिर कंसंट्रेशन कम होगी, ये तो हो ही रहा है, ठीक है। डाई ज्यादा आ रहा है, डाई कम आ रहा है, लेकिन हम एक एवरेज कंसंट्रेशन निकालते हैं। एवरेज कंसंट्रेशन निकाली 0.25 mg पर 100 ml। 100 ml ब्लड में 0.25 mg हमारे पास डाई है। ये चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। 100 ml ब्लड में 0.25 mg डाई है। हमने तो डाला था 5 mg डाई। कितना डाला था? 5 mg। तो फिर 5 mg कितने लीटर ब्लड में आया होगा? सोचने की बात है। अगर 100 ml ब्लड 0.25 mg, तो फिर 5 mg कितने ml ब्लड में होगा? 5 mg डिवाइडेड बाय 0.25 कर दो, हमारे पास आंसर आएगा 20। तो 20 टाइम्स 100 ml ब्लड। समझ आई ये बात? 100 ml ब्लड में 0.25 mg है। हम देखने जाते हैं कितने 100 ml ब्लड के पार्ट्स हैं, कितने 100 ml ब्लड पंप हुए हैं। तो हम देखते हैं, हम 0.25 को डिवाइड कर देते हैं 5 mg पे, तो आंसर निकलता है 20, यानी 20 दफा 100 ml ब्लड निकला है। 20 100 ml ब्लड की बोतलों में आपके पास 5 mg पता। या इस तरह से देख लें कि 100 ml ब्लड की टेस्ट ट्यूब में इतना ब्लड था,
ठीक। हमने देखा कि यार कितनी टेस्ट ट्यूब्स में इतना डाई था, हमने देखा कि कितनी टेस्ट ट्यूब्स में 5 mg डाई आएगा, तो पता चला कि अगर 20 टेस्ट ट्यूब्स होंगी 100 ml की तो उनके अंदर 5 mg डाई आएगा, उनके अंदर 5 mg डाई आएगा। तो ये बात तो कंफर्म हो गई। अब हमने टाइम तो नोट किया हुआ था एक सर्कुलेशन का, हमें पता चला था 12 सेकंड लगे हैं, ठीक है। यानी सारे डाई को फैलने में कितना टाइम लगा है, 12 सेकंड लगे हैं। सारे डाई को फैलाने में कितना ब्लड है, 20 टेस्ट ट्यूब्स। एक टेस्ट ट्यूब में 100 लीटर है, तो मैं कहता हूं 2000 ml। 2000 ml ब्लड लगा है 5 mg डाई को फैलाने में, और 5 mg डाई को फैलने में टाइम कितना लगा है, 12 सेकंड। इसका मतलब है कि 2 लीटर 12 सेकंड में हार्ट से निकले हैं। हार्ट में से 12 सेकंड में 2 लीटर निकला है, 60 सेकंड्स में कितना निकलेगा वो कैलकुलेट करने के लिए 12 मल्टीप्लाई 5 60 सेकेंड्स, 2 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब है 10 लीटर 1 मिनट में निकल रहा है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। हुआ बेसिकली क्या है, हमने ऑक्सीजन डाई की कंसंट्रेशन चेक की है। हमने देखा कि 100 ml के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 0.25 mg डाई होता है। तो हमने ये देखा कि अच्छा अगर 100 ml ब्लड के अंदर 0.25 mg डाई है, तो फिर इसका मतलब है 5 mg डाई के लिए 2 लीटर ब्लड की जरूरत है, यानी 2000 ml। अब 2 लीटर ब्लड में 5 mg डाई आ जाएगा। पूरे डाई को सर्कुलेशन से एक दफा गुजरने के लिए कितना टाइम, यानी पूरे डाई को यहां तक पहुंचने के लिए सर्कुलेशन से एक दफा गुजरने के लिए कितना टाइम लगा, 12 सेकंड। इसका मतलब है 5 mg ब्लड को सर्कुलेशन से गुजरने के लिए ब्लड कितना लगा था, 2 लीटर। टाइम कितना लगा था, 12 सेकंड। इसका मतलब है 2 लीटर ब्लड 12 सेकंड में पंप हुए। हार्ट ने 12 सेकंड में 2 लीटर ब्लड पंप किया है। 24 सेकंड में कितना पंप किया होगा, 4 लीटर। इसका डबल कर दो, 48 सेकंड्स में कितना पंप किया होगा, 8 लीटर। ठीक है, 48 सेकंड में 8 लीटर। इसी तरह 60 सेकंड्स में 10 लीटर। तो हमारे पास रेट आ गया 10। ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इन यूनिट ml पर मिनट इज इक्वल्स टू मिलीग्राम ऑफ डाई इंजेक्टेड, जो यहाँ पे 5 mg था, एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ डाई इन ईच मिलीलीटर ऑफ ब्लड, जो यहाँ पे 0.25 था, और ड्यूरेशन ऑफ द कर्व, नीचे ये इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ द कर्व सेकंड इन सेकंड आ रहा है, जो यहाँ पे 12 सेकंड था। तो अगर मैं आपको ये इसके अंदर पुट करके दिखाऊं वैल्यूज, तो ये देखिएगा, एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ डाई, सॉरी पहले मिलीग्राम में 5, एवरेज कंसेंट्रेशन 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये ऊपर है आपके पास 60, 12 1 ये 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाय 0.25 कर लें, आंसर आपके पास 10 आएगा। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला में थोड़ी सी वैल्यूज में जो कलर डली हो सकती हैं, सॉरी यहाँ पे उन्होंने एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ डाई इन ईच मिलीलीटर कहा था, इन 100 ml नहीं कहा था, तो उसके साथ वैल्यू पुट करके तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड था इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड का, लेकिन समझ हमें आ गई कि हम देखते हैं 1 लीटर में कितना डाई है, फिर हम देखते हैं कि इसका मतलब है टोटल डाई को कितने लीटर लगे होंगे, और ग्राफ से पता चलता है कि इतने लीटर को इतना टाइम लगा है। तो हमारे पास टोटल लीटर भी आ गए, टोटल टाइम भी आ गया। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड पंप हुआ होगा।